हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर या इसे अपन बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पिछले क्लास में हमने इसको अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर या माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर, दोनों ही टर्म आप लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि जो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, उनको हम लोग किस तरीके से हमारे वाटर में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल जो पैरामीटर्स हैं उसको हम फाइंड करेंगे। अब ये बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स होते ही क्या हैं, ये कहाँ से आते हैं, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बारे में जानते हैं कि ये कौन कौन से पैरामीटर्स को अपन कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में अपन कैसे जानेंगे, एक एक करके देखते हैं। तो इस पैरामीटर्स के अंतर्गत यहाँ पे तीन चीज आएंगे। तीन चीज कौन कौन से आएंगे आप मैं बता दूँ एक करके। तो जो ये माइक्रोबायोलॉजिकल पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या हो सकता है। पहला हो सकता है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फंगी हो सकता है, ठीक है, या प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ या वायरस। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजिकल पार्ट्स हैं, ये बायोलॉजिकल पार्ट्स हैं, इनके बारे में ही हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो मेनली पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के अनुसार है, वो है आपका बैक्टीरिया। हमको आज यहाँ पे जो पढ़ना है वो उसको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। तो बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है वो हार्मफुल होता है। क्या होता है ये, हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। ठीक है, क्या होता है इसको हमेशा याद रखना है, क्या, इट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। ठीक है, ये क्या होगा, हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, मतलब इससे हमको कुछ भी दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, इससे हमारा तबियत खराब होगा, इससे किसी का डेथ हो सकता है। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं इनके कारण ये क्या होता है, ये हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ये आपका पहला प्रकार है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के दो प्रकार होते हैं, पहला है आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड सेकंड है इसी का नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, याद रखना है हमेशा इसको, क्योंकि ये वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या हो सकता है। एक ही नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और दूसरा बताया मैं कौन सा, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या होता है, नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। ठीक है, ये क्या है हमारा, नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, मतलब सिंपल से इसको लिख सकते हैं अपन, नॉट हार्मफुल। ठीक है, इतना ही बस जानना था कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं मेनली। कौन कौन से, पैथोजेनिक बैक्टीरिया और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जिससे कि किसी मनुष्य को, किसी एनिमल्स को, ह्यूमंस भी हो सकता है एज वेल एज एनिमल भी हो सकता है, उनको हार्म हो, उनको दिक्कतें हो, उनकी तबियत खराब हो, उनको उनकी डेथ हो सकती है इस बैक्टीरिया से। ठीक है, तो ये सब क्या है, हार्मफुल फॉर ह्यूमन। और पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है वो कहीं से भी फैल सकता है। ठीक है, सांस लेने से, मतलब कहीं से भी, हवा से फैल सकता है, पानी से फैल सकता है, जमीन से फैल सकता है, और फिजिकल टच से भी फैल सकता है। जैसे कोरोना वायरस है, फिजिकल टच, हवा पानी से वो फैल सकता है। ठीक है, तो एक प्रकार का किस तरह का बैक्टीरिया है, वायरस है, वो पैथोजेनिक वायरस या बैक्टीरिया बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और एक होता है आपका नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमंस होता है। ठीक है, तो यहाँ तक में भी समझ आ गया होगा। और इसको डिटेल में जानते हैं कि और बैक्टीरिया को अपन कैसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं और इसे अपन कितने कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, एक एक करके इसके बारे में देख लेते हैं अपन, एक मिनट। ठीक ठीक है, तो इसके बाद अपन देखते हैं शेप के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे और अच्छा तरीका दिया हुआ है, जैसे आपको भैया बैक्टीरिया दिख रहा होगा, है ना, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के अंतर्गत फिर ये अपन बैक्टीरिया को अकॉर्डिंग टू शेप में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू शेप में अपन देखेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू शेप में ही बांट सकते हैं अपन। क्या, कौन कौन सा शेप रहेगा, अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू शेप में पहला जो शेप है वो आपका क्या है, राउंड शेप है।
नॉर्मली बस समझो कि और अंदर डिटेल में नहीं जाना हम लोग को, दो तीन चीज में डिटेल जाना है, मैं आपको बताऊंगा कि इस पर डिटेल में जाएंगे अपन। तो पहला जो शेप रहेगा वो राउंड शेप रहेगा, दूसरा शेप रहता है स्ट्रेट शेप हो सकता है, एक बैक्टीरिया का क्या हो सकता है स्ट्रेट शेप हो सकता है, या तीसरा हो सकता है उसका शेप कैसा होगा कर्व शेप में हो सकता है, ठीक है, कैसा शेप होगा उसका कर्व शेप या कर्व रॉड शेप में भी वो हो सकता है, ठीक है। और एक होता है रॉड लाइक सेल्स। तो इतने प्रकार के शेप हो सकते हैं जिसके कारण मतलब जिसका बैक्टीरिया को अपन डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू शेप में। इसके बाद अकॉर्डिंग टू टाइप देख लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइप में मैंने आपको दो चीज बता दी है पहले ही, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार अब दिख रहा होगा, ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। ये दोनों चीज अपन पढ़ लिए हैं। दे आर कैपेबल फॉर ऑफ कॉजिंग डिसीज विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन विच दे सबसिस्ट, ठीक है। मतलब हार्मफुल फॉर ह्यूमंस और एनिमल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवित वस्तु है, जीवित जीवित व्यक्ति हैं, जीवित एनिमल हैं, सभी को एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रभावित कर सकता है, हार्मफुल है, डिसीज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया को और भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन नीड। ये तो सबको पता होगा ऑक्सीजन नीड के बारे में कि एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। अगर नहीं पता तो फिर से बता देता हूँ एक बार बहुत ही आसान भाषा में। ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वो एरोबिक बैक्टीरिया कहलाएगी, और ऐसे बैक्टीरिया जिनको जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी वो होगा आपका एनारोबिक बैक्टीरिया। और ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता भी पड़ सकती है या बिना ऑक्सीजन के भी वो जीवित रह सकते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। ये तीन चीज है, अब तीन चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। क्या क्या बोला आपका एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जिनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, आपको ऑक्सीजन की नीड चाहिए। और ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं चाहिए जीने के लिए वो होते हैं एनारोबिक। और ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें जो बिना ऑक्सीजन के भी जी सकते हैं और ऑक्सीजन के भी जी सकते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन नीड अपन बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके बारे में है ये, और देखते हैं, ठीक है। जो मेन आपका जो पार्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, और भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बैक्टीरिया के टाइप्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन नीड एंड अकॉर्डिंग टू टाइप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइप में अपन पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू टाइप, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन नीड। यहाँ तक में भी आपको समझ आ गया होगा कि बैक्टीरिया को अपन कैसे कैसे बांट सकते हैं, किस किस प्रकार से टाइप कर सकते हैं, ठीक है, बांट सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं इसी के जस्ट आगे आगे और क्या क्या अपन देख सकते हैं इसके बारे में। तो मैंने आपको बताया था, दो चीज बताया था कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मेनली पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक, ठीक है। अकॉर्डिंग टाइप में दो प्रकार आ जाते हैं, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक हार्मफुल फॉर ह्यूमंस और हार्मफुल फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर मेरे को पैथोजेनिक जैसे कि कुछ टेस्ट हैं, ठीक है, जिससे कि हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया या नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया का पता लगा सकते हैं कि हमारे वाटर में या हमारे सॉइल कहीं पे भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है कि नहीं। मेनली अपन क्या कर रहे हैं, अभी वाटर क्वालिटी चेक कर रहे हैं, तो अभी अपन जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया चेक करेंगे वो किस में चेक करेंगे, वाटर में चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है इसको फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। इसको क्या फाइंड निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो मुश्किल है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या करना है, फाइंड करना क्या होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है, डिफिकल्ट होगा, ठीक है। फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। प्लस अगर अपन इसे फाइंड भी कर रहे हैं तो इसको फाइंड करने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है, ठीक है, लॉन्गर टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम लग सकता है। इसको फाइंड करने में बहुत ही अत्यधिक समय लग सकता है, उतने देर में बहुत ही ज्यादा देर हो सकती है, किसी की मृत्यु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कोई व्यक्ति प्रताड़ित हो सकता है, कुछ भी उसको डिसीज ज्यादा फैल सकता है, ठीक है। तो देखो ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है इसको फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है, डिफिकल्ट है, होता तो है लेकिन डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट के साथ साथ ये लॉन्ग टाइम कंज्यूम भी करता है, चेक करने में, टेस्ट करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है। इसके बाद इसीलिए हम लोग पैथोजेनिक बैक्टीरिया को फाइंड कभी नहीं करेंगे, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया फाइंड करेंगे।
देखो इसीलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को इनडायरेक्टली फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली अपन फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली अपन क्या करेंगे? फाइंड करेंगे किसको? नॉन पैथोजेनिक पैथोजेनिक बैक्टीरिया को। इनडायरेक्टली फाइंड अपन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। इनडायरेक्टली अपन फाइंड ऐसे करेंगे, अपन करेंगे क्या, हम निकालेंगे पैथोजेनिक बैक्टीरिया। क्या निकालेंगे? पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा प्रकार क्या था आपका? नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं? इनडायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। इनडायरेक्टली फाइंड कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। सेकेंड टाइप था क्या? सेकेंड टाइप था बैक्टीरिया का नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया था, ठीक है, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया था। तो अपन करेंगे क्या? इनडायरेक्टली में हम लोग फाइंड करेंगे नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। क्या करेंगे अपन? नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया फाइंड करेंगे। तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया फाइंड करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, टेस्ट को अपन करेंगे। तो जो इसका जो कंपैरिजन है पैथोजेनिक बैक्टीरिया से, वो कंपैरिजन ये है, कंपैरिजन बता रहा हूँ, ठीक है, कि पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में एक कंपैरिजन समझ गए कि हार्मफुल होता है पैथोजेनिक और नॉट हार्मफुल होता है आपका नॉन पैथोजेनिक। तो और कंपैरिजन ये है कि नॉन पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होता है वो ज़्यादा समय के लिए जिंदा रहता है। क्या? लिव लॉन्गर, ठीक है, लिव लॉन्गर, ज़्यादा समय के लिए ये आपका जीवित रहता है। प्लस ये क्या रहता है आपका? मोर इन नंबर, ठीक है, मोर इन नंबर, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे, अगर किसी वाटर में अपन टेस्ट कर रहे हैं, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया फाइंड कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा निकलता है, ठीक है, अगर आपका नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक क्या बोलना चाहता हूँ? अगर आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया किसी नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर किसी वाटर में ज़्यादा आ रहा है फाइंड करने पे, तो उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी ज़्यादा होगा। और अगर आपका नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर किसी वाटर में कम होगा, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कम होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमको इसको इनडायरेक्टली फाइंड करना है, ठीक है। इस प्रकार से इसको फाइंड कर सकते हैं। और देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे में अपन देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं बैक्टीरिया के। तो यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन है, छोटा सा क्लासिफिकेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। सब क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम सीवेज एंड एनिमल एक्सक्रीमेंट, ठीक है। तो ये हम लोगों को पढ़ना है थोड़ा सा कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमको पढ़ना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है क्लासिफिकेशन में, यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन हमको ज़्यादा एकदम ध्यान देना है, ठीक है। जो पहला क्लासिफिकेशन होगा वो होगा द कॉली एरोजेनस ग्रुप बैक्टीरिया, इसे अपन कॉलीफॉर्म ग्रुप भी बोलते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं? कॉलीफॉर्म ग्रुप भी बोलते हैं। और दूसरा ग्रुप है आपका फिकल फिकल ग्रुप है, ठीक है, फैकल कॉलीफॉर्म ग्रुप है। इसका भी नाम क्या है? फिकल स्ट्रेप्टोकोची ग्रुप है, इसको अपन फैकल ग्रुप भी बोलते हैं या फैकल कॉलीफॉर्म ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये दो चीजें बात हमको पढ़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं पहले आपको कॉलीफॉर्म ग्रुप के बारे में बताता हूँ। कॉलीफॉर्म ग्रुप यहाँ पे बहुत सारा है, बहुत बड़ा है। इसको मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जैसे आपको थ्योरेटिकल पार्ट दिख रहा होगा राइट साइड में, वो बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें से जो मेन मेन पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ आगे करके। मेन मेन पार्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे। तो आप लिखना पहले यहाँ पे कॉलीफॉर्म ग्रुप लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉलीफॉर्म ग्रुप। पहला जो ग्रुप है क्लासिफिकेशन की है बैक्टीरिया का, वो है यहाँ पे, पहला ग्रुप है वो क्या है आपका? कॉलीफॉर्म, कॉलीफॉर्म ग्रुप, ठीक है। इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है एक एक करके मैं बताता हूँ कौन कौन से थ्योरेटिकल पार्ट आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला पार्ट लिखेंगे अपन क्या, कि ये जो बैक्टीरिया होता है कॉलीफॉर्म ग्रुप है वो कैसा होता है? रॉड शेप ग्रुप है, ठीक है। इस वाले ग्रुप में जो भी बैक्टीरिया होंगे वो कौन से शेप में रहेंगे? आपके रॉड शेप में रहेंगे, ठीक है, रॉड शेप में रहेंगे। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो सेकंड टॉपिक रहेगा, थोड़ा सा फोन हैंग हो रहा है तो थोड़ा सा आराम से देखते हैं इसको। आगे पहला अपन टॉपिक लिखेंगे, फिर रॉड शेप टॉपिक लिखेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा आपका लैक्टोस
fermentation with gas formation, with gas फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे अपन। इसके बाद ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ग्रुप है वो किस टाइप ग्रुप है, नॉन ग्राम नेगेटिव ग्रुप है। ये किस टाइप का ग्रुप है, नॉन ग्राम नेगेटिव ग्रुप है। ठीक है, यही सब थ्योरेटिकल पार्ट आपको लिखना है इसमें अगर एग्जाम में आता है, ग्राम नेगेटिव ग्रुप है ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नॉन स्पेयर फॉर्मिंग, नॉन स्पेयर फॉर्मिंग एंड नेक्स्ट इज नॉन एसिड फास्ट, नॉन एसिड फास्ट। ठीक है, तो ये सब इसका, ये जो मैं आपको बताया, लिख के बताया, यही सब एक छोटा छोटा टॉपिक है जो इस पूरे थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप देखो यहाँ पे। ठीक है, इतना जो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है राइट साइड में, ये कॉइल जो एरोजेनियस ग्रुप है, इसमें कॉलिफॉर्म ग्रुप लिखा हुआ है, इसमें यही सब चीज छोटा छोटा मतलब बड़े बड़े पॉइंट पे लिखा हुआ है, इसका मैं आपको छोटे पॉइंट पे बता दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक और ग्रुप है। ठीक है, बी कॉइल फीकल ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद कौन सा ग्रुप है, फीकल फैकल ग्रुप है। ठीक है, फैकल ग्रुप देखते हैं, फैकल ग्रुप क्या होता है। फैकल ग्रुप में आप समझ सकते हैं इसको ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो फैकल ग्रुप आपको जो दिख रहा है, फैकल ग्रुप में क्या होता है, फैकल ग्रुप ऑफ जो बैक्टीरिया है वो आते हैं आपके ह्यूमन के इंटेस्टाइन से। ठीक है, इस इन ठीक है, इंटेस्टाइन से आता है। ठीक है, इंटेस्टाइन मतलब क्या होता है, यहाँ पे पढ़ना, ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ है, मतलब ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा है, या सीवेज से निकला हुआ गंदा पानी है, या इंडस्ट्री से निकला हुआ गंदा पानी है, उससे जो भी आपका जो गंदगी आ रहा है, मतलब रिसेंट पॉल्यूशन हो रहा है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये फीकल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर अचानक कोई सा बैक्टीरिया आता है, कोई सभी मतलब रिसेंट पॉल्यूशन हो रहा है किसी वाटर पे बैक्टीरिया से रिलेटेड, तो वो क्यों होता है, आपका ह्यूमन इंटेस्टाइन से, या ह्यूमन एक्सक्रीटा से, या सीवेज के गंदे पानी से, या इंडस्ट्री के गंदे पानी से। तो ये सब अगर आपको रिसेंट पोल्यूशन हो रहा है इस प्रकार का, तो आपको समझ जाना है ये कौन से टाइप का ग्रुप होगा, फीकल स्ट्रेप्टोसी ग्रुप होगा। ठीक है, या अपन इसको क्या बोलते हैं, फीकल कोलिफॉर्म ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, फीकल कोलिफॉर्म ग्रुप भी बोला जाता है इसे। ठीक है, तो ये अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, फीकल कोलिफॉर्म ग्रुप। ये क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमन की मतलब जो फीकल कोलिफॉर्म ग्रुप है वो आपका रिसेंट पोल्यूशन को दर्शाता है, और रिसेंट पोल्यूशन किसके द्वारा हो सकता है, आपका ह्यूमन इंटेस्टिन से, या ह्यूमन एक्सक्रीटा, मल जल जो पानी होता है ह्यूमंस के द्वारा, उसके उसी को अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन इंटेस्टिन्स बोलते हैं, या आपका सीवेज से निकला हुआ गंदा पानी भी एक प्रकार का जो रिसेंट पॉल्यूशन होगा, उसी वही ग्रुप, कौन सा ग्रुप है आपका, फीकल कोलिफॉर्म ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये है ग्रुप। इसके बाद इसमें अपन दो चीज, यहाँ पे दो चीज आएगा, नया चीज एक आएगा इसमें, यहाँ पे हमको दो चीज पढ़ना है मेनली। ठीक है, फीकल कोलिफॉर्म ग्रुप में जो टेस्ट होगा, टेस्ट के प्रकार से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज आता है, पहला आता है ई कॉली, और दूसरा आता है बी कॉली। ठीक है, ये टेस्ट के अंतर्गत आएंगे, ये क्या होता है इसको अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ पे दो चीज आएगा, ई कॉली और बी कॉली आएगा। ठीक है, इसको अपन देखेंगे टेस्ट में कि ये ई कॉली और बी कॉली क्या चीज है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को टेस्ट कौन कौन से करने हैं। ठीक है, क्या क्या करना है आप लोगों को, टेस्ट अपन कौन कौन से प्रकार से कर सकते हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर के लिए, उसको देखते हैं क्या करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन मेन टेस्ट होने वाले हैं जिसके जरिए अपन कोलिफॉर्म या पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया फाइंड कर सकते हैं, उन टेस्ट के नाम है। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, लिख के बताता हूँ, यहाँ पे उतना सही तरीके से दिया नहीं हुआ है। तो अपन जो टेस्ट करने वाले हैं, तो पहला टेस्ट होगा यहाँ पे आपका मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। दूसरा टेस्ट होगा यहाँ पे एमपीएन टेस्ट, एमपीएन टेस्ट। और तीसरा टेस्ट करेंगे अपन
तीसरा टेस्ट होगा कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। ठीक है, तो ये हम लोग को 3 टेस्ट करना है। कौन कौन से टेस्ट करेंगे? 3 टेस्ट करेंगे अपन यहाँ पे, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, एम्पिएंट टेस्ट और कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। ठीक है, ये इस टेस्ट से अपन क्या फाइंड करेंगे? नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे अपन? नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया फाइंड करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया का अमाउंट कम है, क्या है, अगर कम है, तो आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया का भी क्या होगा? आपका अमाउंट कम होगा। मतलब अगर आपका नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कम होगा तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कम होगा। लेकिन अगर आपका नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ज़्यादा होगा तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, बस आपको इतने समझना है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक में कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे आप देख के समझना है इस चीज़ को कि हमारे पास क्या होता है, एक फिल्टर होता है, इस तक क्या रहेगा, एक फिल्टर रहेगा। इस फिल्टर से हम लोग वाटर को क्या करेंगे? पास करेंगे। इस फिल्टर से अपन क्या करेंगे? वाटर को पास करेंगे। ठीक है, बस ध्यान से समझते जाओ। इसमें अपन क्या कर रहे हैं? वाटर को पास कर रहे हैं। वाटर को पास करने पे एकदम माइनर फिल्टर रहता है, एकदम फिल्टर रहता है, जिसमें बैक्टीरिया फंस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका बैक्टीरिया यहाँ पे फंस जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक कलर का, यहाँ पे आपका बैक्टीरिया फंस गया। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया यहाँ पे आपका फंस जाता है और वहां से अपन बैक्टीरिया को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कितना बैक्टीरिया यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे बैक्टीरिया काउंट नहीं कर पा रहे हैं, बैक्टीरिया की अमाउंट एकदम कम है, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे एक न्यूट्रिशन डालेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे न्यूट्रिशन डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे एक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन और उस न्यूट्रिशन का नाम है एम एंडोमीडियम। एम, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा साइड लिख देता हूँ। ठीक है, उसका नाम है एम एंडो ब्रोथ, BROTH, ब्रोथ, या इसे हम एम एंडो मीडियम भी बोलते हैं। ठीक है, इस न्यूट्रिशन से क्या होगा? यहाँ पे की जो बैक्टीरिया है, यहाँ पे का जो बैक्टीरिया है, इसकी संख्या में वृद्धि होगी। और जब इस संख्या में ग्रोथ करेगा तो अपन क्या कर सकते हैं? इसको अपन माइक्रोस्कोप से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक काम करेगा। क्लियर? यहाँ तक का मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक कैसे काम कर रहा है? नॉर्मली अपन एक फिल्टर ले रहे हैं, उस फिल्टर से जो भी हमारा खराब पानी होगा जिसमें बैक्टीरिया की संभावना हो सकती है, उसको यहाँ से पास करेंगे। फिल्टर में आपका बैक्टीरिया फंस जाएगा। अगर बैक्टीरिया दिख रहा है माइक्रोस्कोप से उसको काउंट कर लेंगे, लेकिन अगर एकदम कम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है तो उसको अपन क्या करेंगे? न्यूट्रिशन देके उसकी संख्या को बढ़ाएंगे और उसके बाद हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिशन में हम लोग यहाँ पे क्या देंगे? एम एंडोब्रोथ, एक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जो बैक्टीरिया खा के उसको, मतलब उसकी संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो एम एंडोब्रोथ दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सब चीज लिखा हुआ है, बस आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करेगा। क्लियर? यहाँ तक का न्यूट्रिशन है एम एंडो ग्रोथ, या इसे अपन एम एंडो मीडियम भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक काम करता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं आपका एमपीएन टेस्ट। ठीक है, क्या देखेंगे अपन? एमपीएन टेस्ट। एमपीएन टेस्ट क्या होता है देखना यहाँ पे। सेकंड टेस्ट का नाम है क्या? एमपीएन टेस्ट। एमपीएन टेस्ट का फुल फॉर्म होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ एक एक करके देखते हैं धीरे धीरे आराम से। तो पहला टेस्ट सबने पढ़ लिया है, वो था आपका मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक टेस्ट। ठीक है, इसके बाद सेकंड पढ़ रहे हैं अभी अपन एमपीएन टेस्ट। एमपीएन टेस्ट के भी 3-4 प्रकार हैं। 3-4 प्रकार कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा प्रकार तो नहीं दिया है, यहाँ पे बस एमपीएन नंबर लिख दिए हैं। ठीक है, इसको और अपन डिटेल में देखते हैं। डिटेल में कैसे देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं एमपीएन टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। ठीक है, ये भी यहाँ पे। ठीक है, तो इस एमपीएन टेस्ट को हम लोग 3 प्रकार से करेंगे, 3 स्टेज में करेंगे। कितने स्टेज में करेंगे अपन? 3 स्टेजेस में करेंगे। 3 स्टेज में करेंगे। तो पहला स्टेज में जो अपन फाइंड करेंगे वो क्या रहेगा? प्रिजम्पटिव टेस्ट, प्री
बस लिखते जाना मेरे को देख देख के। प्रिजम्पटिव, क्योंकि ये बुक में नहीं मिलेगा। प्रिजम्पटिव टेस्ट, इसमें क्या फाइंड होगा मैं बताऊंगा, एक एक करके देखते हैं। फिर दूसरा करेंगे अपन कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट। फिर हम इसमें भी क्या करेंगे वो बताऊंगा मैं। फिर तीसरा अपन करेंगे, तीसरा लास्ट करेंगे कंप्लीट टेस्ट। तीसरा लास्ट करेंगे अपन क्या, कंप्लीट टेस्ट। ठीक है, तो जो पहला पार्ट था हमारा, ठीक है, जो पहला पार्ट था हमारा, पहला क्या था आपका, प्रिजम्पटिव टेस्ट था। प्रिजम्पटिव टेस्ट में जो कॉलीफॉर्म होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, वो इंडिकेट होंगे। क्या होंगे, ओनली इंडिकेशन होगा उनका। क्या होगा, ओनली इंडिकेशन। तो यहाँ पे होगा इंडिकेट द प्रेजेंट, इंडिकेट द प्रेजेंट। यहाँ पे जब इंडिकेट होगा, फिर जो प्रेजेंट, जो वहाँ पे कॉलीफॉर्म या बैक्टीरिया वहाँ पे जो प्रेजेंट हुआ है, उसको अपन कंफर्मेटरी टेस्ट में कंफर्म करेंगे। कंफर्म द प्रेजेंट, कंफर्म द प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद जब ये कंफर्म द प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे हमको कंफर्म हो गया कि वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया है, कॉलीफॉर्म है। उसके बाद क्या करेंगे अपन यहाँ पे, स्टेनिंग टेक्निक। क्या करेंगे यहाँ पे कंप्लीट टेस्ट में, स्टेनिंग। इसका मतलब क्या होता है बताऊंगा आप लोगों को मैं। STAINI, स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, स्टेनिंग टेक्निक में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलीफॉर्म को काउंट करेंगे। नंबर ऑफ कॉलीफॉर्म, कॉलीफॉर्म मतलब होता है बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे। तो पहला अपन देखते हैं, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे क्या क्या मैंने बताया आप लोग को, कि जो MPN टेस्ट है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट है, उसको अपन 3 स्टेज में करने वाले हैं। पहला होगा प्रिजम्पटिव टेस्ट, जिसमें हम लोग इंडिकेट द प्रेजेंट करेंगे, मतलब कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, इंडिकेट करेगा बैक्टीरिया, ये जो टेस्ट होगा क्या करेगा, बैक्टीरिया को इंडिकेट करेगा ओनली। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करेगा, ओनली इंडिकेट करेगा। उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट में हम इस बैक्टीरिया को क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। इस बैक्टीरिया को अपन क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। उसके बाद कंप्लीट टेस्ट अपन क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को काउंट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को काउंट करेंगे, इस बैक्टीरिया को अपन काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टेस्ट होगा। MPN टेस्ट के अंतर्गत 3 स्टेज हैं, स्टेज मैं आपको बता दिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, मैं आपको एक फिर बताता हूँ। पहला क्या टेस्ट था हमारा, प्रिजम्पटिव टेस्ट। ठीक है, पहला क्या टेस्ट था हमारा, प्रिजम्पटिव टेस्ट। प्रिजम्पटिव टेस्ट, और प्रिजम्पटिव टेस्ट में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इंडिकेट द प्रेजेंट। तो इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग 5 ट्यूब लेंगे। ठीक है, 5 टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस प्रकार का ट्यूब रहेगा, टेस्ट ट्यूब रहेगा। ठीक है, ये एक ट्यूब है इस प्रकार से, ये दूसरा ट्यूब, तीसरा, चौथा, और ये 5वां ट्यूब रहेगा। ठीक है, और पहले ट्यूब में रहेगा आपका 10 ml ऑफ वाटर, स्टेनिंग वाटर, जो भी यहाँ पे वाटर ले रहे हैं अपन, क्या ले रहे हैं अपन, 10 ml वाटर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 10 ml वाटर लिया इस प्रकार से। उसके बाद सेकेंड वाले ट्यूब में रहेगा आपका 9 ml ऑफ वाटर, 9 ml ऑफ वाटर, स्टेरिलाइज वाटर रहेगा। ये क्या रहेगा, ये स्टेरिलाइज वाटर रहेगा। ठीक है, स्टेरिलाइज वाटर रहेगा। इसके बाद इसमें अपने क्या करना है, इसमें डाइल्यूशन करना है। क्या करना है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब होता है मिलावट। ठीक है, हमको क्या करना है, मिक्स करना है। जितने भी ट्यूब दिखने हैं आपको, सबको क्या करना है, यहाँ पे मिक्स करना है। तो मिक्स कैसे करेंगे यहाँ पे देखना। तो ये 10 ml वाटर से जो यहाँ पे टेस्ट करेंगे, उसका हम लोग 1 ml वाटर यहाँ डालेंगे। क्या करेंगे, 1 ml वाटर यहाँ डालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ml डाल दिए। यहाँ पे पहले से ही कुछ वाटर था। ठीक है, पहले से यहाँ पे 9 ml वाटर था, उसे हमने क्या किया, यहाँ पे 1 ml डाल दिया। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे 1 ml का डाइल्यूशन हुआ है। क्या हुआ, यहाँ पे 1 ml का डाइल्यूशन हुआ है, 1 ml ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे 1 ml ऑफ डाइल्यूशन हुआ। इसके बाद सेम प्रोसीजर आगे करेंगे, सेम प्रोसीजर आगे का रहेगा।
फिर से इस वाले टेस्ट ट्यूब पे क्या रहेगा, 9 ml ऑफ स्टेरलाइज वाटर रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, 9 ml स्टेरलाइज वाटर रहेगा, 9 ml स्टेरलाइज वाटर रहेगा। फिर इसमें अपन क्या करेंगे, जो सेकंड ट्यूब था, सेकंड ट्यूब के वाटर को यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, 1 ml वाटर यहाँ पे डालेंगे। और जब अपन इस वाले ट्यूब का 1 ml डालेंगे तो इसको अपन बोलेंगे 0.1 ml ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, 0.1 ml ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, 0.1 ml ऑफ डाइल्यूशन। सेम प्रोसेस आगे भी करेंगे। आगे करेंगे तो क्या होगा, फिर से इस वाले ट्यूब पे क्या रहेगा आपका, 9 ml ऑफ स्टेरलाइज वाटर रहेगा, 9 ml ऑफ स्टेरलाइज वाटर। फिर नेक्स्ट वाले में भी क्या रहेगा, 9 ml ऑफ स्टेरलाइज वाटर रहेगा। फिर अपन क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर क्या रहेगा, इसमें से 1 ml वाटर लेंगे, 1 ml वाटर को डाइल्यूट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसको क्या बोलेंगे अपन, 0.01 ml ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, 0.01 ml ऑफ डाइल्यूशन। उसके बाद वापस अपन क्या करेंगे, इस वाले को ट्यूब की इस वाले ट्यूब का जो सेकंड लास्ट ट्यूब था उसके ट्यूब को अपन जो लास्ट ट्यूब में डालेंगे, 1 ml ऑफ वाटर को डाइल्यूट करेंगे तो इसको अपन बोलेंगे 0.001 ml ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, ये आपका कौन सा टेक्निक है, आपका प्रिजम्पटिव टेक्निक है। ठीक है, ये अपन किस में कर रहे हैं, प्रिजम्पटिव टेक्निक में कर रहे हैं ये सब चीज़। ठीक है, जैसे कि यही चीज़ लिखा हुआ ऊपर में, आप उसको पढ़ोगे समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे 5 4 ट्यूब दिख रहा हुआ है, 1 ml दिख रहा है यहाँ पे, तो वही चीज़ मैं बताया हूँ आप लोग को कैसे कैसे करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक अपन 10 ml ऑफ वाटर लिए हैं, फिर इसमें अपन 9 ml ऑफ वाटर लिए हैं, इसके वाटर को यहाँ पे डाल दिया 1 ml। फिर यहाँ पे अपन 9 ml ऑफ स्टेरलाइज वाटर लिए हैं, फिर इसका 1 ml यहाँ डाले तो ये 0.1 ml। पहला जो डाइल्यूशन रहेगा क्या रहेगा, 1 ml डाइल्यूशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड आपका क्या रहेगा, 0.1 ml, थर्ड 0.01, और ऐसा करके अपन क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरेटिकल पार्ट में, आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब वही थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है मैम, इसका मोस्ट प्रोबेबल नंबर का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इतना काम कर लेंगे अपन। ठीक है, प्रिजम्पटिव टेस्ट में इतना काम करेंगे। इसके बाद आगे अपन क्या करेंगे देखना, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर कोई सब स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा ना, स्टैंडर्ड टेस्ट में अपन यहाँ पे 3 4 चीज़ करेंगे। तो ये आपका क्या था, ये स्टैंडर्ड टेस्ट में अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट में हमको क्या करना है, 5 ट्यूब लेना है, 10 ml डाइल्यूशन करना है। डाइल्यूशन करेंगे वैसे ही 5 ट्यूब ऑफ, ठीक है, 5 ट्यूब ऑफ 0.1 ml डाइल्यूशन, और ऐसे ही 5 ट्यूब ऑफ 0. पहला 10 ml है, फिर सेकंड है आपका 1 ml। ठीक है, सेकंड है आपका 1 ml, फिर थर्ड है आपका 0.1 ml, 1 ml, फिर यहाँ पे 0.1 ml। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इसे को समझना, इसलिए यहाँ पे डायग्राम में आपको 5 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 10 ml का 5 बार डाइल्यूशन करेंगे, क्या दिख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, 10 ml का 5 टाइम डाइल्यूशन करेंगे, देखो यहाँ पे 5 टाइम डाइल्यूशन करेंगे इस प्रकार से। फिर 1 ml का यहाँ पे 1 ml डाइल्यूशन हुआ था, 1 ml का 5 टाइम डाइल्यूशन करेंगे। फिर आपका 0.01 ml का 0.01 ml का क्या करेंगे, 5 टाइम डाइल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, यही बताया था आप लोगों को कि ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस टेक्निक है ना, बहुत ही आपका समय जाएगा, टाइम कंजप्शन टेक्निक है ये सब। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद और ये सब जो सैंपल है ना, इसमें अपन ब्रोथ भी डालेंगे। क्या डालेंगे, ब्रोथ, जो आपका न्यूट्रिशन था सब इसमें न्यूट्रिशन भी डालेगा आपके बैक्टीरिया का अमाउंट बढ़ाने के लिए, ताकि अपन उसको सही तरीके से काउंट कर सकें। ठीक है, अगर एकदम कम अमाउंट रहेगा तो अपन काउंट नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत पे, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रोथ डालेंगे, BROWTH ब्रोथ डालेंगे। ठीक है, इसके बाद इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए हमको इसको इंक्यूबेटर में डालना पड़ेगा। ठीक है, जब ये सैंपल हमारा रेडी हो जाएगा, 5 ट्यूब ऑफ 10 ml, 5 ट्यूब ऑफ 1 ml, 5 ट्यूब ऑफ 0.1 ml डाइल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, ये सब सैंपल को अपन कहाँ डालेंगे, इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर मतलब होता है एक प्रकार का वो ओवन है ना। इंक्यूबेटर मतलब क्या होता है, वो एक प्रकार का ओवन है। उस ओवन में हम लोग हर सैंपल को कैसे डालेंगे मैं आपको बताता हूँ, देखना यहाँ पे।
कैसे डालेंगे, एक एक जो हमारा सैंपल है, ठीक है, एक एक सैंपल जो है उसको हम लोग एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग इंक्यूबेट करेंगे फॉर 24 आवर तक। अपन क्या करेंगे, उसको इंक्यूबेशन करेंगे, गर्म करते रहेंगे सैंपल को, ठीक है। अगर वो सैंपल जो अपन डाले हैं इंक्यूबेशन में, वहां से अगर उसका क्या होता है, गैस फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उस सैंपल से अगर क्या होता है, गैस फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, गैस फॉर्मेशन होता है, मतलब हमारा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव टेस्ट है, ठीक है, मतलब वो क्या है, आपका पॉजिटिव टेस्ट है, ठीक है। तो ये अपने समझना, मतलब टेस्ट हमारा सही गया है, उसमें बैक्टीरिया है, इसलिए उसमें गैस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर उसमें से गैस फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, अगर उसमें से गैस फॉर्मेशन नॉट गैस फॉर्म, फिर अपन इस टेक्निक को फिर से अपन इंक्यूबेट करेंगे, ठीक है, फिर से अपन क्या करेंगे, अगर गैस फॉर्म नहीं होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वापस इसको इंक्यूबेट करना पड़ेगा एट, अगेन करेंगे अपन क्या, अगेन 35 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको फॉर 48 आवर के लिए इंक्यूबेट करना है। कितने आवर के लिए, 48 आवर के लिए आपको इंक्यूबेट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें क्या होगा, गैस फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, अगर इसमें गैस फॉर्मेशन होता है तो हमारा जो टेस्ट है वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव टेस्ट होगा, ठीक है, मतलब हमारा जो टेस्ट कर रहे हैं वो सही हो गया। अगर इसमें भी अगर गैस फॉर्मेशन नहीं होता है तो ये जो हमारा टेस्ट होगा वो होगा नेगेटिव टेस्ट होगा, मतलब इस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस टेस्ट का कोई मतलब नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अपन टेस्ट को करना है। तो यहाँ पे जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव टेस्ट जितना भी आएगा, उस पॉजिटिव टेस्ट में हम लोग को नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। अभी अपन क्या कर रहे थे, अभी तक जो अपन टेस्ट कर रहे थे वो कौन सा टेस्ट था, आपका प्रिजम्पटिव टेस्ट था, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, अभी तक प्रिजम्पटिव टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ तक अपन क्या कर रहे थे, अभी तक प्रिजम्पटिव टेस्ट कर रहे थे, मतलब फर्स्ट स्टेज कर रहे थे। अब जैसे कि इसमें आपका जो पॉजिटिव टेस्ट आ गया, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं, उस पॉजिटिव रिजल्ट हमको कहाँ डालना है, आपका कंफर्मेटरी टेस्ट में डालना है, ताकि आप अपन क्या कर सकें, उसको कंफर्म कर सकें, ठीक है। तो जो भी टेस्ट जो यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं उसको अपन सेकंड स्टेज डालेंगे, सेकंड स्टेज में वो है आपका कंफर्मेटिव टेस्ट, ठीक है। कंफर्मेटिव टेस्ट मतलब जो भी पॉजिटिव आया है उसमें कंफर्म करेंगे कि उसमें बैक्टीरिया एक्चुअल में कंफर्म है या नहीं, ठीक है। अभी बस इंडिकेट हुआ है, अभी तो यहाँ पे पॉजिटिव गैस फॉर्मेशन हो रहा था ना, बस आपका इंडिकेशन हुआ है क्या कि वहाँ पे बैक्टीरिया हो सकता है। अब उसी इंडिकेशन को अपन क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे, ठीक है, कंफर्म करेंगे कंफर्मेशन स्टेज में। तो कंफर्मेशन स्टेज में अपन क्या करते हैं, ठीक है, तो इस टेस्ट को करेक्ट करने अपन क्या करेंगे, कंफर्मेटिव टेस्ट में अपन क्या करते हैं, आपको ऊपर वाले पोर्शन से जो आपने प्रिजम्पटिव टेस्ट किया था तो वहां से अपन क्या करेंगे, एक पॉजिटिव सैंपल लेंगे, क्या लेंगे, एक पॉजिटिव सैंपल लेंगे। उस पॉजिटिव सैंपल को हम लोग क्या करेंगे, एक ट्यूब में डालेंगे, क्या डालेंगे, एक ट्यूब में डाल दिए, ठीक है, एक ट्यूब में ले लेंगे, ठीक है, वाटर फ्रॉम सैंपल, एक सैंपल ले लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फिर से न्यूट्रिशन डालेंगे, उसका नाम रहेगा ग्रीन वाइट ग्रोथ, ठीक है, इस यूज यहाँ पे इस प्रकार न्यूट्रिशन यूज करें ताकि हम लोग बैक्टीरिया का अमाउंट बढ़ा सकें, ठीक है। ये सब क्या है, न्यूट्रिशन है जो बैक्टीरिया खाती है जिससे उसकी संख्या बढ़ सकती है, ये सब क्या उसके न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो वो सब लेंगे। उसके बाद वापस अपन क्या करेंगे, इसको इंक्यूबेट करेंगे, क्या करेंगे अपन इंक्यूबेशन में डालेंगे, इंक्यूबेट मतलब एक ओवन में डाल रहे हैं जहाँ पे इसको गर्म करेंगे, इंक्यूबेशन फॉर 48 आवर तक अपन क्या करेंगे, इसको इंक्यूबेट करेंगे वही 35 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। और 35 डिग्री सेंटीग्रेड में इंक्यूबेट करने पे अगर इसमें से क्या होता है, गैस फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, अगर इसमें से गैस फॉर्मेशन होता है मतलब ये जो टेस्ट है वो क्या है, आपका पॉजिटिव टेस्ट है, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट है, मतलब इसमें कंफर्म बैक्टीरिया है, कंफर्म कोलिफॉर्म है। और अगर इसमें से भी अगर नॉट फॉर्म गैस होगा, ठीक है, अब इसमें से भी अगर नॉट फॉर्म गैस होगा, इसमें भी नॉट फॉर्म गैस होगा, तो आपका जो टेस्ट है वो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन टेस्ट को करेंगे,
इफ गैस नॉट प्रेजेंट मतलब अगर इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अगर इसमें क्या है बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो गैस फॉर्म होगा। ठीक है, क्या होगा, गैस फॉर्म होगा। ठीक है, तो गैस फॉर्म होगा। और इसमें अगर इफ बैक्टीरिया नॉट प्रेजेंट तो गैस फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का? तो ये हो गया, अपन कंफर्म कर लिए। इसमें भी अगर आप इंक्यूबेशन करोगे 48 आवर के लिए और इसमें भी अगर आपका गैस फॉर्मेशन होता है तो आपका बैक्टीरिया कंफर्म इसमें है, और इसमें भी अगर गैस फॉर्म नहीं होगा तो बैक्टीरिया कंफर्म इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी तक क्या कर लिया, दो टेस्ट कर लिया, दो पॉजिटिव टेस्ट कर लिया। पहला टेस्ट क्या किया था हमने, प्रिजम्पटिव टेस्ट किया था। ठीक है, प्रिजम्पटिव टेस्ट किया था। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट किया हमने क्या किया, कंफर्मेटिव टेस्ट किया। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट था आपका, क्या टेस्ट नाम था उसका, कंप्लीट टेस्ट था। क्या नाम था उसका, कंप्लीट टेस्ट। कंप्लीट टेस्ट में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, बैक्टीरिया कितना है। ठीक है, लास्ट स्टेज था आपका कंप्लीट टेस्ट। ठीक है, लास्ट टेस्ट था आपका कंप्लीट टेस्ट। कंप्लीट टेस्ट में अपन क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल डेंसिटी क्या होगा मैं बताता हूँ आप लोग को। सब लिख रहा हूँ, आप भी लिखते रहना, या आप बाद में इसको ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना है मोस्ट प्रोबेबल डेंसिटी डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया। तो फाइंड करना है पर 100 ml में आपको फाइंड करना है। बैक्टीरिया मतलब आपका होता है कॉलीफॉर्म ग्रुप। ठीक है, बैक्टीरिया मतलब क्या है, कॉलीफॉर्म ग्रुप है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इस बात को समझना, जो अभी तक हमने टेस्ट किया था उस टेस्ट का रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे समझना इस चीज को। ठीक है, कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ ये करके। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, देखो एक स्टैंडर्ड डाइल्यूशन है। ठीक है, एक क्या है, स्टैंडर्ड डाइल्यूशन है, जो कि 10 ml, फिर आपका 1 ml, फिर आपका 0.1 ml। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 5 ट्यूब लिए थे। ठीक है, 5 ट्यूब ऑफ 10 ml। ठीक है, 5 ट्यूब लिए थे। 1 ml का भी हमको क्या करना है, 5 ट्यूब लेना है, और 0.1 ml का भी हमको 5 ट्यूब लेना था डाइल्यूशन के लिए। ठीक है, और इस अगर जो 10 ml का जो 5 ट्यूब लिए थे, इसमें से कोई सा भी दो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। ठीक है, दो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। 1 ml से एग्जाम्पल के लिए एक भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, और 0.1 ml के 5 ट्यूब से सिर्फ एक रिजल्ट पॉजिटिव आया। ठीक है, ये क्या आ रहा है, सब पॉजिटिव रिजल्ट है। इसको अपन क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट है ये सब। ठीक है, एक भी नहीं आया मतलब जीरो पॉजिटिव रिजल्ट है, एक आया मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट है। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम पी एन क्या हो जाएगा, 201। ठीक है, 201 हमारा मोस्ट प्रोबेबल नंबर हो गया। इसके अंतर्गत इसको अपन क्या करेंगे, इसका नंबर निकालेंगे, एमपीएन नंबर निकालेंगे। 201 के अंतर्गत क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास एक चार्ट रहेगा, आपके पास, आपको पता होना चाहिए, एक चार्ट होगा, एमपीएन वैल्यूज फॉर 100 ml ऑफ सैंपल। ठीक है, एमपीएन वैल्यूज फॉर 100 ml ऑफ सैंपल। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आया था 201, इस 201 के लिए 100 ml सैंपल के लिए मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या है वो अपने को देखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे यहाँ पे 000 लिखा होगा, 012 00 ऐसा करके बहुत सारे यहाँ पे नंबर लिखे होंगे। तो हमारा जो नंबर था वो था 201। क्या था वो, 201। यहाँ पे देखो, ये है आपका 201। ठीक है, यहाँ पे 201, और 201 के लिए मोस्ट प्रोबेबल नंबर है 7। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा एमपीएन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना करना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी आपको बस यहाँ पे चेक करना है, और चेक करने के बाद यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल नंबर आपको निकालना है पर 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, एमपीएन नंबर चेक कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, बस यहाँ पे क्या किए, 10 ml
ये स्टैंडर्ड है, ये क्या आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमेशा 10 ml 1 ml 0.1 ml हमेशा यही स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगा। अगर इससे ज़्यादा होता है, ठीक है, इससे अधिक होता है या इससे कम होता है तो क्या होगा बताऊंगा। 10 ml का 5 ट्यूब लिया, 1 ml का 5 ट्यूब लिए, 0.1 ml का 5 ट्यूब लिए, फिर उस 5 ट्यूब में 2 रिजल्ट पॉजिटिव आया और उस 5 ml और 1 ml डाइल्यूशन में एक भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया और 0.1 ml का 5 ट्यूब लिए थे उसमें से एक रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो हमारा जो एक नंबर बना था, सीक्वेंस बना था, वो बना था 201 और 201 के लिए मोस्ट प्रोबेबल नंबर होगा 7, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, हमारा एमपीएन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। इसके बाद और इसमें और क्या डिफिकल्ट क्या हो सकता है, कई बार क्वेश्चन में क्या देगा, आपको 1 ml ऑफ डाइल्यूशन निकालना है, फिर 0.1 ml ऑफ डाइल्यूशन निकालना है, फिर 0.01 ml ऑफ डाइल्यूशन निकालना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे एक चीज समझना, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या था, स्टैंडर्ड हमने क्या देखा था, यहाँ पे 10 था, ठीक है, यहाँ पे 10 था, इसको समझना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू में क्या था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0.1 था। मतलब यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है, 10 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 10 की कमी हो रही है या 10 की यहाँ पे डिवाइडेशन कर रहे हैं, ठीक है, 10 का यहाँ पे डिवाइडेशन कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो वही आपका आंसर होगा। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 1 ml का वापस अपन क्या करेंगे, 5 ट्यूब लेंगे, इसमें भी अपन 5 ट्यूब लेंगे और इसका भी अपन 5 ट्यूब लेंगे, ठीक है। और इस 5 ट्यूब में अगर 2 रिजल्ट पॉजिटिव आता है, क्या रिजल्ट आता है, 2 रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 0 रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे एक रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, एमपीएन का 201 और 201 के लिए जो एमपीएन नंबर होता है वो 7 होता है। ये 7 किसके लिए है, आपका स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 10 का डिवाइडेशन हो रहा है, मतलब आपको जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने का, तो इसका एमपीएन नंबर हो जाएगा 70, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एमपीएन नंबर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से अपन अपने को स्टैंडर्ड वैल्यू को यहाँ पे कंपैरिजन करना है, ठीक है। उसके बाद और क्या तरीका हो सकता है, यहाँ पे और डिफिकल्ट क्या चीज आ सकता है, देखो यहाँ पे डिफिकल्ट और क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे और क्या चेंज कर सकता है, यहाँ पे देखो 0.1 कर देगा, 0.1 ml, फिर 0.01 ml और फिर यहाँ पे 0.001 ml, ठीक है। और यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, इसका डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 5 ट्यूब लेंगे, इसका भी कर लेंगे अपन, 5 ट्यूब लेंगे, इसका भी अपन क्या करेंगे, 5 ट्यूब लेंगे, ठीक है। 5 ट्यूब ऑफ वाटर को अपन डाइल्यूट करेंगे, फिर इसमें से भी अगर 2 रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, 0 रिजल्ट पॉजिटिव आता है, 1 पॉजिटिव आ जाता है, तो एमपीएन का सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 201 और इसकी जो वैल्यू होती है एमपीएन पर 100 ml कितना होता है, स्टार। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, यहाँ पे 100 का डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 100 का डिवाइड हो रहा है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऊपर 100 का डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे अपन 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो एमपीएन नंबर आ जाएगा वो कितना आएगा, 700 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, एमपीएन वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो बुक में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल नंबर यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब अलग टाइप का ये मेथड है, बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ मेथड है, इसलिए एग्जाम में आता है ये, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है या थ्योरेटिकल पार्ट पूछ सकता है कि कॉलीफॉर्म के लिए अपन कौन कौन सा बैक्टीरिया फाइंड करने के लिए अपन कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, या डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स में आ सकता है कि आपका मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक के बारे में बताइए या मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेक्निक के बारे में बताइए, यही मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपका मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक इंपॉर्टेंट है और आपका मोस्ट प्रोबेबल नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपका किस में आ सकता है, आपका शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ठीक है। तो यही है आपका केमिकल पैरामीटर्स, मतलब बायोलॉजिकल पैरामीटर्स या माइक्रो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। इससे अपन क्वालिटी ऑफ वाटर चेक कर सकते हैं बायोलॉजिकली और माइक्रो बायोलॉजिकली, ठीक है। हम लोग बस यहाँ पे बैक्टीरिया फाइंड कर रहे हैं, और भी तरीके से अपन वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या था, ओनली बैक्टीरिया ही था, तो अपन हम लोग से पढ़े बैक्टीरिया ही पढ़े, ठीक है। तो ये बस थ्योरेटिकल पार्ट ही है, आपको इसको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से और इसको बार बार देखना ताकि ये समझ आ सके, और नहीं आएगा तो बुक से पढ़ के देखना, उसमें भी आपको समझ आ सकता है, ठीक है। बाकी ये जो नोट्स है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, और कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसका, जैसे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन सब करेंगे अपन एक एक करके, पहले पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, उसको अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मे भी समझ आया होगा कि बैक्टीरिया क्या होता है,
और बैक्टीरिया को शेप में कैसे डिवाइड करेंगे, बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू टाइप एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन नीड, है ना। ये सब बहुत ही आसान था और इसको अपन बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।